नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच बढ़ रही है राष्ट्रपति पुतिन की चुनौती। यूक्रेन युद्ध का हिस्सा अब नहीं होगा वैगनर समूह। येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से किया इनकार। रूसी रक्षा मंत्रालय ने प्रिगोजिन पर अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं और पैसों के लिए देशद्रोह का लगाया आरोप। वैगनर के विद्रोह में शीर्ष रूसी अधिकारी के शामिल होने की आशंका। रूसी मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक विद्रोह में शामिल पुतिन के करीबी सैन्य कमांडर सुरोविकिन को लिया गया हिरासत में। रक्षा मंत्रालय ने अब तक नहीं की है खबर की पुष्टि। क्रेमलिन ने पत्रकारों के सवालों को टाला। यूक्रेन युद्ध की मजबूत रणनीति पर ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन के नेताओं की बैठक। वैगनर समूह के बेलारूस में होने पर कई यूरोपीय देशों ने जताई खतरे की आशंका। बैठक में अप्रवासन सहित रूस पर नए सिरे से प्रतिबंध लगाने पर हो रही है चर्चा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक को अदालत से झटका। अपीलीय अदालत ने शरण चाहने वालों के रवांडा भेजे जाने के सरकार के फैसले को बताया गैर कानूनी। ब्रिटेन के गृह मंत्री ने फैसले पर जताई निराशा। चार दिवसीय भारत यात्रा पर फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिके मनालो विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात। 5वीं भारत फिलीपींस संयुक्त आयोग बैठक हुई संपन्न। रक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद निरोध पर बढ़ रहे हैं दोनों देशों के संबंध। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस में वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद इसकी जांच तेज हो गई है। विद्रोहियों का साथ देने वालों को खोजा जा रहा है। यूक्रेन से लड़ रही रूसी सेना के शीर्ष कमांडर सर्गेई सुरोविकिन लापता हैं। कहा जा रहा है उन पर येवगेनी प्रिगोजिन से मिले होने का शक है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं वैगनर ग्रुप के रूस यूक्रेन युद्ध से बाहर होने के बाद रूसी सेना में इस खूंखार लड़ाकू ग्रुप की कमी से चिंता पैदा हो गई है। यूक्रेन रूस के बीच भीषण होते संघर्ष का भविष्य फिलहाल तय नहीं है, लेकिन इस लड़ाई में रूसी राष्ट्रपति को कई मोर्चे पर चुनौती मिलती दिख रही है। वैगनर समूह के विद्रोह को दबाने में कामयाब हुए राष्ट्रपति पुतिन के लिए इस समूह का यूक्रेन युद्ध से बाहर होना किसी झटके से कम नहीं है। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन रूस के रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता करने से इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब वैगनर के सैनिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि इससे पहले बेलारूस के राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बाद प्रिगोजिन से हुए समझौते में वैगनर के सैनिकों को माफी देकर उन्हें रूसी सैन्य बलों में शामिल होने की पेशकश की गई थी। उस वक्त प्रिगोजिन रूसी सरकार के उस फैसले से भी सहमत हो गए थे कि उनकी सेना यूक्रेन के लिए युद्ध करना जारी रखेगी। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैगनर समूह की अत्यधिक धन की आकांक्षा की वजह से समझौता नहीं हो सका। रूसी संसद की रक्षा समिति ने कहा कि वैगनर प्रमुख की महत्वाकांक्षा और अति उत्साह ने उसे विद्रोह करने पर मजबूर किया। Попытки мятежа. Министерство обороны заявило о том, что все формирования, которые जैसा कि आप जानते हैं, विद्रोह के प्रयास से कुछ दिन पहले रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि युद्ध कार्य करने वाली सभी संरचनाओं को मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। प्रिगोजिन ने 11 जून को वैगनर लड़ाके और रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इस बीच रूसी मीडिया में तैर रही खबरों के मुताबिक वैगनर समूह के विद्रोह के पीछे शीर्ष रूसी अधिकारियों का हाथ था। रूसी मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक वैगनर समूह के असफल विद्रोह के बाद धरपकड़ की कार्रवाई तेज हो गई है।
इसी मामले में अब रूसी वायुसेना के प्रमुख और शीर्ष जनरल सरगेई सुरोविकिन को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि पिछले शनिवार से सुरोविकिन को सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया। इस बात का अंदाजा इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि जनरल सुरोविकिन वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए जाने जाते रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सरगेई सुरोविकिन को वैगनर समूह के विद्रोह के बारे में पहले से पता था, लेकिन उन्होंने इस जानकारी को रूसी संघ के साथ साझा नहीं किया। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सुरोविकिन पर विद्रोह में शामिल होने का आरोप लगाया गया है या फिर केवल पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने पत्रकारों के सवाल को टालते हुए खबर को रक्षा मंत्रालय से पुष्टि करने की बात कही। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह कमांडर इन चीफ है। वह रक्षा मंत्री और जनरल स्टाफ के प्रमुख के साथ काम करते हैं। जहां तक सभी संरचनात्मक प्रभागों का सवाल है, मंत्रालय में आपसे मंत्रालय से पूछने के लिए अनुरोध करता हूं। हालांकि रूस में चल रही उठापटक के बीच युद्ध की तीव्रता में कोई कमी नहीं आई है। पूर्वी यूक्रेन में अभी भी दोनों देशों के सैनिक आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। तो 2 दिन पहले क्रामाटोर्स्क पर रूसी सेना के हमले में 2 यूक्रेनी जनरल के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय एक बार फिर नागरिक ठिकानों पर हमले से इनकार कर रहा है। एक अन्य रूसी हमले में खेरसोन में 2 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। रूस में वैगनर समूह की बगावत के कारण रूस में बदले हालात और यूरोपीय संघ के देशों पर इससे पड़ने वाले प्रभाव को लेकर ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के प्रमुखों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में जब्त की गई रूसी संपत्तियों का उपयोग यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए करने पर सहमति भी बनी। यूरोपीय महाद्वीप की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यूरोपीय संघ के प्रमुख ब्रसेल्स शिखर सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान वैगनर समूह की बगावत के कारण रूस में बदले हालात और यूरोपीय संघ के देशों पर इससे पड़ने वाले प्रभाव को लेकर अहम चर्चा की गई। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में आप्रवासन, आर्थिक सुरक्षा और चीन के साथ संबंधों सहित कई विषयों पर चर्चा हो रही है। सम्मेलन में शामिल हुए नेताओं के बीच सबसे बड़ा मुद्दा रूस में वैगनर समूह की बगावत और बेलारूस में उसको बेस मुहैया कराने को लेकर था। सभी सदस्य देशों ने बदली परिस्थितियों में युद्ध के प्रभावों की चर्चा करते हुए रूसी संघ के खिलाफ यूक्रेन के समर्थन में एकजुटता का प्रदर्शन किया। हम पिछले सप्ताहांत में देखे गए विद्रोह की पृष्ठभूमि में यूक्रेन पर चर्चा करेंगे। इसने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सिस्टम में गहरी दरारें दिखाई हैं। इस विद्रोह के बाद के झटके भी होंगे, ये उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हमने यूक्रेन के लिए समर्थन 2 गुना कर दिया है, चाहे वो सैन्य क्षमता हो या वित्तीय सहायता। यह स्पष्ट है कि पुतिन इस संकट से कमजोर होकर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कमजोर होते हुए पुतिन एक बड़ा खतरा है। इसलिए हमें परिणामों के प्रति बहुत सचेत रहना होगा। सब कुछ स्पष्ट है। सैन्य उथल-पुथल के इस प्रयास के पीछे कौन थे या ये एक सैन्य विद्रोह है। कुछ जनरलों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि पुतिन आंतरिक रूप से सफाई के मूड में होंगे और अधिक मुखर होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि यूरोपीय क्षमताओं को मजबूत करके हम नाटो को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि मजबूत सहयोगी मजबूत गठबंधन बनाते हैं। वहीं शिखर सम्मेलन में पहुंची बाल्टिक नेता एस्टोनिया की प्रधानमंत्री काजा कलास ने कहा कि रूस में जब्त की गई संपत्तियों के उपयोग के एजेंडे पर मुझे खुशी है और यूरोपीय संघ यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए जब्त की गई रूसी संपत्तियों का उपयोग करने के प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि यूरोपीय आयोग प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ रहा है। बेशक हम और अधिक देखना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हमें यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है तो ये उचित नहीं है कि हमारे करदाताओं के पैसे से हो, बल्कि ये रूस की ओर से आना चाहिए। शिखर सम्मेलन के दौरान आप्रवासन का मुद्दा भी छाया रहा, जिस पर यूरोपीय संघ के देशों से मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आप्रवासन के मुद्दे पर आयोग की अध्यक्ष के समर्थन पर ऑस्ट्रिया के चांसलर ने संतोष व्यक्त किया, तो पोलैंड जैसे देशों ने इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया। आयोग के अध्यक्ष
उर्सुला वॉन डेर लेयन ने परिषद को एक पत्र लिखा है जो ऑस्ट्रिया का सकारात्मक समर्थन करता है। जब हम सुरक्षित तीसरे पक्ष के देशों में शरण प्रक्रियाओं पर संभावनाओं पर विचार करते हैं तो हमें तीसरे पक्ष के देशों के साथ अपने सहयोग पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हमारे पास एक वैकल्पिक योजना है, यूरोप की सीमाओं को सुरक्षित करने की योजना, और मैं इसे यहाँ प्रस्तुत करूंगा। यह फ्रंटेक्स को मजबूत करने के बारे में होगा, जो यह भी संकेत दे रहा है कि अवैध आप्रवासन अप्रत्यक्ष रूप से तस्करी समूहों का समर्थन करता है। यह यूरोप में वास्तविक आतंकवाद का समर्थन करता है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक के दौरान वैगनर के विद्रोह के बाद रूस की स्थिति का आकलन किया जाएगा ताकि निकट भविष्य के लिए आगे की नीति तय की जा सके। वहीं गठबंधन के 11-12 जुलाई को होने वाले शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को अधिक सुरक्षा गारंटी देने पर विचार होगा। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मिलिए सारा से, जो है हमारी सोशल मीडिया क्वीन। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, मालदीव ट्रिप के लिए आप हैं हमारी लकी विनर। बस अपना OTP शेयर करें और टिकट पाएं। सारा स्मार्ट है, वो मीम्स तो शेयर करती है लेकिन OTP नहीं। अब आप भी बन सकते हैं सारा की तरह साइबर सुपरस्टार। साइबर धोखाधड़ी www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर कॉल करें। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ब्रिटेन में ऋषि सुनक की सरकार को अवैध प्रवासियों के मामले में कड़ा झटका लगा है। अदालत ने देश में शरण चाहने वाले अवैध प्रवासियों को रवांडा भेजने की योजना को गैर कानूनी करार दे दिया है। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने देश में अवैध तरीके से घुसने वाले प्रवासियों को रवांडा भेजने के लिए वहां की सरकार के साथ एक करार किया था। ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों पर सरकार की सख्ती को अदालत से उस वक्त करारा झटका लगा जब अदालत ने देश में शरण चाहने वालों को रवांडा भेजने की योजना को गैर कानूनी करार दिया। सुनवाई करने वाले 3 में से 2 जजों ने कहा कि रवांडा शरणार्थियों के लिए सुरक्षित देश नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें स्वदेश भेजा जा सकता है। सरकार ने पिछले साल अप्रैल में उन शरणार्थियों को रवांडा भेजने की योजना बनाई थी जो छोटी नावों के जरिए इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटेन पहुंचे थे। हालांकि पिछले दिसंबर में उच्च न्यायालय ने सरकारी फैसले के खिलाफ की गई अपील को खारिज कर दिया था। योजना पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार के फैसले को कानूनी करार देते हुए कहा था कि अफ्रीकी देश को साझेदार चुनकर ब्रिटेन ने सही फैसला किया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद रवांडा भेजे जाने का खतरा झेल रहे 11 शरणार्थियों ने चैरिटी संस्थाओं की मदद से जनवरी 2023 में उच्च न्यायालय में अर्जी दी कि उन्हें अपीलीय न्यायालय जाने की इजाजत दी जाए। हाईकोर्ट के फैसले को उलटते हुए अपीलीय अदालत के चीफ जस्टिस लॉर्ड बर्नेट ने कहा कि जब तक रवांडा में शरणार्थियों के मामले पर कार्रवाई की व्यवस्था चाक चौबंद नहीं हो जाती, उन्हें वहां भेजना गैर कानूनी होगा। कोर्ट का फैसला सरकार की नीति पर नैतिक राय नहीं है। ये केवल इस बात का ख्याल रखता है कि देश में जो कानून है, नीतियां उसका पालन करते हुए बने। ये निष्कर्ष उन साक्ष्यों पर आधारित है जो उच्च न्यायालय के समक्ष थे कि शरण दावों पर निर्णय लेने के लिए रवांडा की प्रणाली समझौतों के समापन तक की अवधि में अपर्याप्त थी। पीएम ऋषि सुनक के लिए अदालत के फैसले को एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि 2022 में पद संभालने के बाद सरकार ने अप्रवासी नीति विधेयक के जरिए शरणार्थियों या फिर अवैध तरीके से इंग्लिश चैनल के रास्ते ब्रिटेन आने वालों को रोकने के लिए कानून बनाया था। कानून में ये प्रावधान किया गया था कि अवैध प्रवासियों को या तो आने नहीं दिया जाएगा या फिर अगर ऐसे शरणार्थी जो किसी तरह से पहुंच भी गए तो उन्हें हिरासत में लेकर वापस रवांडा जैसे देशों में भेज दिया जाएगा। दरअसल ब्रिटेन समझौते के तहत रवांडा को 140 मिलियन पाउंड का भुगतान कर चुका है, लेकिन अभी तक वहां किसी को निर्वासित नहीं किया गया।
योजना के तहत सरकार ने शरणार्थियों को रवांडा ले जाने के लिए एक उड़ान भी तय कर दी थी, लेकिन मानवाधिकार संस्था के दखल के बाद उड़ान को ऐन वक्त पर रद्द कर दिया गया। इससे पहले इसी हफ्ते ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने माइग्रेशन से जुड़े बिल को देश के लिए बोझ बताते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया कि एक शरणार्थी को रवांडा भेजने का खर्चा उन्हें ब्रिटेन में रखने के मुकाबले 63 करोड़ रुपए ज्यादा होगा। हालांकि बिल पेश करते वक्त सरकार ने कहा था कि ये योजना शरणार्थियों को डराने के काम आएगी, जिससे लोगों का ब्रिटेन पहुंचना और उन्हें यहाँ होटल में रखने का सरकारी खर्चा बचेगा। लेकिन गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ने सरकार की उम्मीद पर ही सवालिया निशान लगा दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वाकई में सरकार की इस योजना से शरणार्थियों के बीच किसी तरह का कोई डर पैदा होगा, क्योंकि अब तक इसका कोई परीक्षण नहीं हुआ है। अगली खबर फ्रांस से है। फ्रांस की सड़कों पर दूसरे दिन भी हिंसा, आगजनी और पथराव देखा गया। दरअसल एक पुलिसकर्मी द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या करने के बाद फ्रांस की सड़कों पर हिंसा भड़क उठी। देश की सरकार और राष्ट्रपति मैक्रों कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका भी पुलिस यूनियन के द्वारा विरोध किया जा रहा है। वहीं फ्रांस में पहले भी ऐसी घटनाएं घटी हैं, जिसके आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। फ्रांस की सड़कों पर लगातार दूसरे दिन भी पथराव और आगजनी होती रही। फ्रांस के दूसरे शहरों में भी हिंसा का दौर शुरू हो चुका है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि फ्रांस के कई पर्यटक स्थलों पर जहां लोग सुकून ढूंढने जाते थे, वहां अब धुएं का गुबार दिख रहा है। लोगों की भारी भीड़ पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने अब तक कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। हिंसा के मामले में पुलिस ने 150 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्यालय के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। पुलिस की तरफ पटाखे फेंके गए। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। देशव्यापी दंगे को देखते हुए राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुलाकर स्थिति की समीक्षा की है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किशोर की हत्या को अस्वीकार्य और अक्षम्य करार दिया। बैठक के दौरान किशोर की हत्या पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दुख जताते हुए सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील करते हुए हिंसा का रास्ता छोड़ने और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की। इस हत्याकांड को किसी भी तरह से न्यायोचित करार नहीं दिया जा सकता। संभवतः जो कुछ हुआ उसे रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। पिछले घंटों में पुलिस स्टेशनों के साथ साथ स्कूलों और टाउन हॉलों और मूल रूप से संस्थानों और गणतंत्र के खिलाफ हिंसक दृश्य देखे गए हैं। यह बिल्कुल अनुचित है। मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इन संस्थानों की रक्षा करने और शांति वापस लाने के लिए तत्पर रहे हैं। इस बीच पेरिस के उपनगर नैनटेरे में उस स्थान पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जहां एक फ्रांसीसी पुलिस अधिकारी द्वारा 17 वर्षीय लड़के को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मारे गए लड़के के सम्मान में शोक संतप्त लोगों ने न्याय की मांग करते हुए फूल के साथ एक हस्तलिखित नोट रखा गया, जिसमें सरकार से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। दरअसल नानटेरे में ट्रैफिक नियम तोड़ने के आरोप में पुलिसकर्मी ने किशोर को गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। पहले पुलिस ने बताया कि किशोर ने पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी। लेकिन घटना का वीडियो सामने आने के बाद साफ हो गया कि पुलिस ने खुद को बचाने के लिए सिर्फ कहानी बनाई है। सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया, जिससे फ्रांस में हर तरफ दंगे फैल गए। पुलिसकर्मी द्वारा एक किशोर की गोली मारकर हत्या करने की हर तरफ निंदा हो रही है। फ्रांस की कई प्रमुख हस्तियों ने घटना पर दुख जताया। सरकार ने भी अपने बयान में सुरक्षा बलों की ही आलोचना की है। दूसरी तरफ दंगे को रोकने के लिए सरकार के बयान के बाद दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई से नाराज यूनियन ने अपना विरोध जताया है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में ट्रैफिक लाइट पर हुई पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह साल 2021 में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 2019 में 2 लोगों की। आंकड़ों में एक बात सामान्य है कि इस दौरान जिन पर ये गोली चलाई गई, उनमें से ज्यादातर पीड़ित अश्वेत थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मिलिए सारा से, जो है हमारी सोशल मीडिया क्वीन। हेलो, कांग्रेचुलेशन मैम, आपने जीता है 1 लाख रुपए का इनाम। बस अपना OTP शेयर करें और रुपए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। सारा स्मार्ट है। वो मीम्स तो शेयर करती है, लेकिन OTP नहीं। अब आप भी बन सकते हैं सारा की तरह साइबर सुपरस्टार। साइबर धोखाधड़ी www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर कॉल करें। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत
बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक मनालो ने गुरुवार को नई दिल्ली में 5वें भारत फिलीपींस संयुक्त आयोग द्विपक्षीय सहयोग JCBC की सह अध्यक्षता की। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में सहयोग सहित दोनों देशों के बीच सहयोग के कई प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की। दौरे पर आए फिलीपींस के विदेश मंत्री ने घोषणा की कि उनके देश ने भारत के साथ मौजूदा हवाई सेवा समझौते को नया रूप दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अंतरिक्ष सहयोग सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी में फिलीपींस का प्राथमिकता वाला भागीदार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देश इस भागीदारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। तुर्कमेनिस्तान में 29 जून को राष्ट्रपति सरदार बर्दी मुहामेदेव ने देश की पहली स्मार्ट सिटी अर्काडाक का उद्घाटन किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ नए शहर का उद्घाटन पूरे सम्मान और जोश के साथ हुआ। पूर्व राष्ट्रपति गुरुबांगुली बर्दी मुहामेदोव की पहल पर इस आधुनिक शहर को बनाया गया है। इस अवसर पर हुए समारोह में कई देशों के एम्बेसडर इसमें शामिल हुए और राष्ट्रपति को इसके लिए शुभकामनाएं भी दी। स्मार्ट सिटी की अवधारणा के आधार पर बने अर्काडाक शहर में करीब 70,000 परिवार रहेंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। दक्षिणी इराक एक प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ कई तेल के कुएं हैं, लेकिन तेल निकालने और इसकी रिफाइनिंग के कारण इस इलाके का पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ चुका है। अब यहाँ मैंग्रोव के जंगल विकसित करने की कोशिशें जारी हैं ताकि यहाँ के बिगड़े हुए पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को कुछ हद तक ठीक किया जा सके। विशाल मैदान में छोटे छोटे पौधे रोपते ये हैं अयमन अल रुबाय। रुबाय के पीछे दूर क्षितिज पर उठता धुआं इस बात को साफ दिखाता है कि दक्षिणी इराक में पर्यावरणीय परिस्थिति किस दौर से गुजर रही है, जिसे बदलने की कोशिश में जुटे रुबाय मैंग्रोव के पौधों के जरिए परिवर्तन की शुरुआत करना चाहते हैं। पेशे से कृषि इंजीनियर रुबाय सरकारी निकायों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा शुरू की गई एक परियोजना के लिए काम कर रहे हैं, जिसके तहत प्रमुख तेल क्षेत्रों के पास स्थित खोर अल जुबैर मड फ्लैट क्षेत्र में 4 मिलियन मैंग्रोव पेड़ लगाए जाने हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ एक मैंग्रोव वन बन जाएगा, जो तट की रक्षा करने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी मददगार साबित होगा। पिछले शासनों में हुए युद्ध और शहर में पानी की खराब निकासी के परिणाम स्वरूप बसरा शहर पर्यावरण के स्तर में गिरावट झेल रहा है। ऐसे में शोधकर्ताओं के रूप में हमें उन पौधों की तलाश करने के लिए प्रेरित हुए जो इन कठोर परिस्थितियों को झेल सकते हों जिनसे हम गुजर रहे हैं, ताकि हम पानी की मात्रा, सिंचाई के पानी जो पहले ही घटता जा रहा है उस पर निर्भर हुए बिना पौधे उगाने का नया तरीका खोज सकें। मैंग्रोव जहां तूफानों और बाढ़ से बचाते हैं, वहीं इनकी सिंचाई के लिए ताजे पानी का उपयोग किए बिना खतरे वाली प्रजातियों के लिए एक नया घर भी बनाया जा सकता है। मैंग्रोव लगाने की ये योजना संयुक्त अरब अमीरात में मैंग्रोव वनों के पुनर्वास की सफल परियोजनाओं से प्रेरित है। परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य 4 मिलियन ग्रे मैंग्रोव पेड़ एविसेनिया मरीना में लगाना है।
ऐसा कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात सहित क्षेत्र के कई देशों में इस प्रयोग की सफलता के बाद किया जा रहा है। उम्मीद है कि जमीनी स्तर पर हमें वही परिणाम हासिल होंगे, क्योंकि पर्यावरण, तापमान और मिट्टी के प्रकार में क्षेत्र के लिहाज से समानता है। विश्व बैंक के अनुसार पिछले एक दशक में इराक का कार्बन उत्सर्जन दोगुने से अधिक हो चुका है, जिसके चलते अर्थव्यवस्था के आकार के मुकाबले में ये क्षेत्र सबसे खराब प्रदूषकों में से एक गिना जाने लगा है। समृद्ध दलदलों के लिए जाने जाने वाले दक्षिणी इराक में दशकों पहले एक पर्यावरणीय आपदा से जटिल पारिस्थितिक तंत्र की व्यवस्था बिगड़ गई, जिसने कई प्रजातियों और निवासियों को बर्बादी की ओर धकेल दिया। हाल में क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रदूषक 20 किलोमीटर दूर जुबैर तेल क्षेत्र के पास एक पेट्रोकेमिकल संयंत्र है, जो एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा है और जिसकी इराक की आय में बड़ी हिस्सेदारी है। वहीं क्षेत्र में मैंग्रोव लगाकर पर्यावरण और जलवायु से संबंधित कई चुनौतियों से निपटने की लगातार कोशिश की जा रही है। मैंग्रोव अपनी खासियतों के चलते पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र की बेहतरी के लिए एक विकल्प है। मैंग्रोव उस क्षेत्र में पाई जाने वाली अनेक प्रजातियों को न केवल शरण उपलब्ध कराते हैं, बल्कि पानी से कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर साफ भी करते हैं। धरती और समुद्र के बीच एक बफर की तरह कार्य करते मैंग्रोव के पौधे समुद्री प्राकृतिक आपदाओं से तटों की रक्षा भी करते हैं, जिसे देखते हुए दक्षिणी इराक में भी इनके जरिए बेहतर पारिस्थितिक और पर्यावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। जिसे देखते हुए दक्षिणी इराक में भी इनके जरिए बेहतर पारिस्थितिकी और पर्यावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।